1963 8 अगस्त की अंधेरी रात के दौरान रॉयल मेल की एक ट्रेन ग्लासगो से लंदन जा रही थी। इस ट्रेन के डब्बे में नोटों से भरे बैग्स मौजूद थे जो तकरीबन आज 67 मिलियन पाउंड्स यानी 800 करोड़ रुपए बनते हैं। ट्रेन के ड्राइवर जैक मिलिस तेजी इंजन को रात के अंधेरे में भगाते हुए जा रहे थे। तभी अचानक से क्रॉसिंग पर सिग्नल की लाल रोशनी चमक उठी। ड्राइवर के लिए एक अबनॉर्मल बात थी क्योंकि इस वक्त और इस जगह पे सिग्नल का लाल होना कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन रूल्स को फॉलो करते हुए ड्राइवर जैक मिलिस ने तुरंत ब्रेक लगाई और ट्रेन को सुनसान रास्ते में रोक दिया था। थोड़ी देर में हर तरफ खामोशी छा गई थी, लेकिन इसी खामोशी के पीछे छुपा था एक ऐसा मास्टर प्लान जो सदी की सबसे बड़ी रॉबरी का अंजाम देने वाला था। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, जिसमें ट्रेन को ही चुरा लिया गया था। ब्रिटेन का रेलवे सिस्टम दुनिया के सबसे सिक्योर्ड सिस्टम में से एक माना जाता है। रॉयल मेल की ट्रेन सिर्फ ट्रांसपोर्ट का ही जरिए नहीं थी, बल्कि एक मूविंग फाइनेंशियल नेटवर्क थी जहाँ पे रोजाना लाखों पाउंड्स एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर होते थे। इस सिस्टम पर इतना भरोसा था कि कई बार कैश को ओपनली सील बैग्स में भेज दिया जाता था बिना किसी हैवी आर्म्ड सिक्योरिटी के। सिस्टम का लॉजिक सिंपल था, स्पीड और सीक्रेसी इस सिस्टम का प्रोटेक्शन था। लेकिन हर सिस्टम की तरह इस सिस्टम में भी एक फ्लॉ था। ये सिस्टम बाहर से अटैक होने के लिए डिजाइन नहीं था, बल्कि ये अंदर से एक्सप्लॉइट होने के लिए वल्नरेबल था। और 1963 तक लोग इस वल्नरेबिलिटी को समझ चुका था। लंदन के क्रिमिनल सर्किट पे एक नाम धीरे धीरे उस वक्त उभर रहा था, ब्रूस रेनॉल्ड्स। वो कोई इंपल्सिव गैंगस्टर नहीं था जो गुस्से में आके क्राइम करता हो। वो ऑब्जर्व करता था, वो वेट करता था और फिर एक ऐसा मूव लेता था जहाँ पे रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा हो। वो समझ चुका था कि अगर सिस्टम को तोड़ना मुश्किल है तो सिस्टम के रूल्स को यूज करके उसे अंजाम दिया जा सकता है। उसके पास एक सबसे पावरफुल चीज थी, इंफॉर्मेशन। रॉयल मेल के अंदर आने वाली एक ऐसी टिप जिसने पूरे गेम को ही चेंज कर दिया था। उसे पता चला कि ग्लासगो से लंदन जाने वाली ट्रेन में एक स्पेसिफिक कोच होता है जिसे हाई वैल्यू पैकेज या फिर HVP कहा जाता है। ये कोच आम पार्सल से अलग होता है क्योंकि इसमें कैश ट्रांसफर होते हैं। लेकिन असली बात ये नहीं थी कि सिर्फ पैसा जा रहा है। असली बात तो ये थी कि उसी खास दिन पे कोच पे आम दिनों से कई गुना ज्यादा पैसा जा रहा है। बेशुमार पैसा होने वाला था। और यहाँ से प्लान शुरू नहीं होती है, यहाँ से प्लान सॉलिड हो जाती है। ब्रूस रेनॉल्ड्स ने ये समझ गया था कि पैसा ही सिर्फ काफी नहीं होता है, एग्जीक्यूशन भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रूस और उसके 2-3 साथियों के पास ट्रेन रॉबरी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए उसने यूएसए के साउथ कोस्ट रेडर्स जैसे एक्सपीरियंस्ड रॉबरी गैंग को अपने साथ शामिल कर लिया था, जिनके पास ट्रेन रॉबरी के एक्सपीरियंस भरपूर था। और वो लोग भी बहुत ही जाने माने वांटेड क्रिमिनल्स थे यूएसए में। और धीरे धीरे एक टीम रेडी हुए जिसमें 15 से ज्यादा लोग आ चुके थे और हर एक का रोल इसमें क्लियरली डिफाइंड था। ये कोई अचानक से होने वाला क्राइम नहीं था, ये एक स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशन था जहाँ पे हर एक स्टेप्स पहले से ही डिसाइड हो चुका था। सिस्टम का सबसे बड़ा लूप होल इसका सिक्योरिटी था। और एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि 1960s में वो HVP कोचेस में अलार्म सिस्टम लगाया गया था, लेकिन 8 अगस्त 1963 को जो कोच यूज होने वाला था वो एक रिजर्व कोच था जिसमें कोई अलार्म नहीं था। दरअसल क्या हुआ था कि डाके वाला दिन सबसे अहम था। उस दिन सिक्योरिटी अलार्म वाले HVP डब्बे आउट ऑफ सर्विस थे, तो लिहाजा एक रिजर्व डब्बा M3024M इस डब्बे को इस्तेमाल किया गया था जिसमें कोई सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं था। और ये एक बहुत ही बड़ी टिप थी जो डाकुओं को रॉयल मेल के एक इनसाइडर से आया था। मतलब सिस्टम ही ऑलरेडी कंप्रोमाइज हो चुका था। और इसी के साथ ही और एक बड़ी अनोखी चीज हुई थी जो मैं पहले बताया था आपको। नॉर्मली HVP डब्बे में 3 लाख पाउंड्स के पैसा होते थे, लेकिन क्योंकि पिछला हफ्ता बैंक हॉलीडे वीकेंड था इसलिए डाके वाले दिन इसमें 3 मिलियन पाउंड्स के करीब कैश मौजूद था। और यही थी टिप नंबर 2, यानी जो इत्तेफाक उस वाले दिन हुआ था वो इत्तेफाक 12-13 सालों में एक बार ही होता है। 12 गुना ज्यादा पैसा भी जा रहा है और इत्तेफाक से सिक्योरिटी अलार्म वाला HVP डब्बा भी खराब था। पर डाकुओं के लिए ये कोई इत्तेफाक नहीं था और वो लोग इसी दिन के लिए कई महीनों से प्लानिंग कर रहा था। 7 अगस्त की शाम ट्रेन ग्लासगो से रवाना होती है। अंदर सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा होता है। नैनविले स्टेशन पर HVP कोच ट्रेन से अटैच किया जाता है, इंजन के बिल्कुल पीछे। ये प्लेसमेंट भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इससे टारगेट क्लियरली डिफाइन हो गया था। और 8 अगस्त 1963 रात के करीब 3 बजे एक छोटा सा ग्रुप चुपचाप सीयर्स क्रॉसिंग के सिग्नल सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। उन्होंने ग्रीन सिग्नल को एक ग्लव से कवर कर दिया था और रेड सिग्नल को एक्टिवेट करने के लिए बैटरी का जुगाड़ यूज किया था। और सब कुछ सेट करके वो अंधेरे में छुप गए थे और छुप के
इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रॉयल मिल की ट्रेन क्रॉसिंग के पास पहुंची, ड्राइवर हैरान रह गया था। ये अनयूजुअल था क्योंकि इस रूट पर ट्रेन को रोकना ऑलमोस्ट कभी भी नहीं होता था। फिर भी ड्राइवर जैक मिल्स ने प्रोटोकॉल्स फॉलो किया और ट्रेन को सिग्नल के पास रोक दिया। एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। असिस्टेंट ड्राइवर, जिसे सेकंड मैन भी कहा जाता है, वो नीचे उतरकर लाइन के साइड वाले टेलीफोन तक गया ताकि सिग्नल मैन से कांटेक्ट करे। लेकिन जैसे ही उसने रिसीवर उठाया, उसे समझ आ गया कि लाइन पहले से काट दी गई थी और ये सब प्लान का हिस्सा था। वो वापस इंजन की तरफ मुड़ने वाला था, तभी झाड़ियों से कुछ आदमी निकले और उसे तुरंत काबू कर लिया था। इसी वक्त कुछ लोग इंजन के दोनों तरफ से चढ़ गए और ड्राइवर को पीटने लगे थे। जैक मिल्स ने अपनी पूरी जान से रोकने की कोशिश की, लेकिन एक डाकू ने लोहे की रॉड से सीधा उनके सिर पर वार कर दिया था। वो वही सीट पर बेहोश हो गया था। कुछ सेकंड्स में हो गया था और जब इंजन में ये सब हो रहा था, उसी वक्त गैंग के दूसरे मेंबर्स ने इंजन और पहले 2 डब्बों को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया था। उनका प्लान सिंपल था कि ट्रेन के हिस्से को यहाँ से हटाकर एक स्पेसिफिक लोकेशन तक ले जाना है। सीयर्स क्रॉसिंग के लगभग 1 किलोमीटर दूर एक जगह थी, ब्रिगेडो ब्रिज, और वही उनका टारगेट पॉइंट था, जहाँ नीचे रोड पर उनका ट्रक रेडी खड़ा था। गैंग अपने साथ के एक रिटायर्ड ट्रेन ड्राइवर को भी लाया था, जिसका काम था इंजन को ब्रिज तक ले जाना। लेकिन यहीं पे प्लान हिल गया था। वो आदमी नया इंजन देखकर कंफ्यूज हो गया था। उसने कभी भी इस मॉडल को चलाया नहीं था। मजबूरी में उन्होंने बेहोश जैक मिल्स को ही होश में लाया और धमकी देकर उसने ट्रेन चलवाई और कुछ ही देर बाद इंजन और 2 डब्बों को धीरे धीरे ब्रिगेडो ब्रिज तक ले जाया गया और वही रोक दिया गया। पीछे के कोचेस में मौजूद स्टाफ्स को अब तक समझ नहीं आया था कि हो क्या रहा था। ब्रिज पर पहुंच रही डाकू सीधे एचबीबी कोच की तरफ भरने लगे। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर घुसकर उन्होंने ट्रेन के 5 स्टाफ मेंबर्स को गंदी तरीके से पीटा और उन्हें बांधकर जमीन पर लेटा दिया गया था। और अब असली काम शुरू हुआ। इस कोच में लगभग टोटल 128 बोरियां थी, कैश से भरी हुई बोरियां, 1 पाउंड, 5 पाउंड और 10 शिलिंग्स के नोट, जिनका टोटल वेट था करीब 2.5 टन। नीचे रोड पर ट्रक रेडी था और उनके पास सिर्फ 15 मिनट था इस काम को अंजाम देने के लिए। उन्होंने तुरंत ह्यूमन चेन बनाई और एक एक बोरी नीचे पास करते गए। 128 में से 120 बैग सक्सेसफुली ट्रक में लोड कर दिया गया था और 8 बोरियां वहीं पे छूट गई क्योंकि वक्त कम पड़ गया था। प्लान ऑलमोस्ट परफेक्ट था, लेकिन एक छोटी सी गलती आगे चलकर उन लोगों को पकड़ने में सबसे बड़ा ट्रैप बन गई थी। दरअसल बात यह है कि उनमें से एक डाकू ने उनमें से एक बंधे हुए स्टाफ्स को धमकी दी कि 30 मिनट तक हिलना मत, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। गैंग एक ऑस्टिन लोडस्टर ट्रक में पैसा भरकर निकल गया था। साथ ही 2 लैंड रोवर्स भी थी जिनके नंबर प्लेट सेम थे, BMG 757, ताकि गवाहों को कंफ्यूज किया जा सके। वो लोग रात के अंधेरे में गायब हो गया था। लगभग 45 मिनट बाद सुबह के करीब 4:30 बजे थे। वो लोग अपने हाइडआउट्स पे पहुंच गए थे, ओकली गांव के पास, जो क्राइम सीन से करीब 43 किलोमीटर दूर था। रास्ते पर वो लोग VHF रेडियो पर पुलिस के कम्युनिकेशन सुन रहे थे, जो वहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी थी, जिसे उन लोगों को सिचुएशन का रियल टाइम अपडेट मिल रहा था। गैंग बहुत ही खुश थे। सेलिब्रेशन शुरू हो गया था, यहाँ तक कि मोनोपोली गेम भी खेली गई थी असली पैसों के साथ। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। थोड़ी देर बाद रेडियो पर उन लोगों को पता चला कि पुलिस उन्हें 50 किलोमीटर की रेडियस में सर्च कर रहे थे और ये वाला एस्टिमेट उन्हीं की एक बात से आया था जो मैं पहले बताया था आपको, वो 30 मिनट वाली वार्निंग। पुलिस ने कैलकुलेट कर लिया था कि 30 मिनट में वो ज्यादा दूर तक तो नहीं जा सकते और अब गैंग पैनिक में आ गया था। उन लोगों का अपने एग्जिट प्लान संडे के लिए था, लेकिन ये शिफ्ट करके फ्राइडे तक कर लिया था। थर्सडे को ही पैसा बांट दिया गया था। टोटल लूट करीब 2.5 मिलियन पाउंड्स थे। हर एक के हिस्से में लगभग 1.5 लाख पाउंड्स आए, जो उस वक्त के एक बहुत ही ज्यादा मैसिव अमाउंट था। और बाकी पैसा हेल्पर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। उन्होंने हाइडआउट से फिंगरप्रिंट साफ कर दिया था और एक आदमी को जिम्मेदारी दी गई कि वो जाते वक्त पूरा फार्म हाउस जला दे, लेकिन उसने पैसा लिया और बिना कुछ जलाए ही भाग गया था और यही उसका सबसे बड़ा गलती था। पुलिस बकिंगम एरिया में सर्च ऑपरेशन चला रहा था। हेलीकॉप्टर्स ऊपर से घूम रहे थे। मीडिया फ्रेंजी क्रिएट हो चुका था और 10,000 पाउंड का रिवॉर्ड अनाउंस किया गया था। और इसी बीच एक लोकल रेजिडेंट ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि 8 अगस्त की सुबह उस एरिया में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हुई थी। पुलिस ने तुरंत रेड किया और ये जगह थी
लेदर स्लेट फर्म। यहाँ से उन्हें काफी एविडेंस मिला था, जैसे कि खाली मेल बैग्स, डॉक्यूमेंट्स और एक ट्रक जो जल्दी में येलो पेंट किया गया। फिंगरप्रिंट साफ किए गए थे, लेकिन एक जगह छूट गया था, मोनोपोली गेम के बोर्ड्स में। और वही एक गेम उनकी बर्बादी का असली रीजन बन गया था, क्योंकि उन लोगों के पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। फिंगरप्रिंट सीधा स्कॉटलैंड यार्ड डेटाबेस से मैच हो गया था। चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया था। कुछ ही दिनों में 16 में से 14 लोगों को पकड़ा गया था। सिर्फ 2 बचे थे, एक अननोन रिप्लेसमेंट ड्राइवर और एक रॉयल मेल की सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसकी इनसाइड इंफॉर्मेशन पर पूरा प्लान बना था। आज तक उस ऑफिसर की असली आइडेंटिटी मिस्ट्री बनी हुई है। कोर्ट ने इसे सदी का सबसे बड़ा रॉबरी डिक्लेयर किया और गैंग के ज्यादातर मेंबर्स को 30 साल की सजा सुनाई गई थी। ब्रिगेडो ब्रिज की नाम बदलकर लोगों ने अनऑफिशियली ट्रेन रॉबर्स ब्रिज रख दिया था और जैक मिलिस 58 साल के इस ड्राइवर ने कभी दोबारा ट्रेन नहीं चलाई। सर की चोट और ट्रॉमा ने उन्हें तोड़ दिया था और कुछ सालों बाद ही वो इस दुनिया से चला गया था। और शायद इसीलिए ये रॉबरी इतनी फेमस बनी थी, क्योंकि ये परफेक्ट होने के बहुत ही ज्यादा करीब था। एक छोटी सी गलती और पूरा गेम खत्म। लेकिन सोचो, क्या हो अगर कोई ऐसा क्राइम हो जहाँ पे कोई गलती ही ना हुई हो? नो फिंगरप्रिंट्स, नो आइडेंटिटी, ना कोई पकड़ा गया और सिर्फ एक आदमी जो हवा में गायब हो गया था। जी हाँ, 1971 में एक आदमी ने प्लेन हाईजैक कर लिया था और $2 लाख लिए थे गवर्नमेंट से, और फिर पैराशूट के साथ आसमान में ही कूद गया था। और उसके बाद वो कभी नहीं मिला था, ना जिंदा और ना मुर्दा। दुनिया उसे आज भी जानती है DB कूपर नाम से। अगर तुम देखना चाहते हो कि एक क्राइम कितना ज्यादा परफेक्ट हो सकता है, तो इस वाले वीडियो पे क्लिक कर लेना। मैं आपसे वहीं पे मिलता हूँ।